हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की रिकॉर्डिंग है फेल न करने की नीति के अंतर्विरोधी विचार से परे। ये आर्टिकल रोहित धनकर ने लिखा है और ये 2017 के मार्च अप्रैल में प्रकाशित हुआ था शिक्षा विमर्श में। तो शुरू करते हैं। फेल न करने की नीति के अंतर्विरोधी विचार से परे। विद्यालयों के वर्तमान ढांचे और पाठ्यचर्या को देखते हुए मीडिया में बार बार उठने वाली सतत एवं समग्र मूल्यांकन तथा फेल न करने की नीति से जुड़ी चर्चाएं पूरी तरह निरर्थक लगती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम आरंभिक शिक्षा को विद्यालय में बच्चों द्वारा बिताए गए वर्षों से परिभाषित करते हैं। परीक्षा प्रणाली शिक्षण शास्त्र, पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाने के सारे प्रयासों को बर्बाद कर देती है। अतः परीक्षा व फेल करने की व्यवस्था दोनों को ही हटाकर विद्यालय व पाठ्यचर्या की एक वैकल्पिक कल्पना शैक्षिक सुधारों की सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कक्षा 5 के बाद फेल न करने की नीति अर्थात नो डिटेंशन पॉलिसी को वापस लेने के विषय में अखबारों में छपी TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट के बाद फेल न करने की नीति के समर्थकों द्वारा हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया गया है। यह एक प्रकार का मौसमी बुखार है जिससे भारतीय शिक्षाविद पीड़ित हैं। जब भी सरकार फेल न करने की नीति को हटाने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने को सोचती है, तब शिक्षाविद ये सुझाव देने लगते हैं कि यह व्यवस्था को कितना पीछे ले जाएगा और मात्र बच्चों को फेल करने से सीखने की प्रक्रिया परिपूर्ण नहीं होती। देखा जाए तो शिक्षाविद सही भी हैं, लेकिन इस समस्या के संदर्भ में उनके विश्लेषण में गड़बड़ है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE तथा फेल न करने की नीति, ये दोनों सुधार भारतीय शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में सफल नहीं हो सकते। वहीं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा फेल न करने की नीति को त्याग देने से भी बच्चों के सीखने के स्तर में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। अतः वर्तमान स्वरूप में इस पर होने वाली चर्चाएं निरर्थक और दिशाहीन बहसें हैं। फेल न करने की नीति को सफल बनाने के लिए दो तरह की समस्याओं का हल निकाला जाना ज़रूरी है। उनमें से पहली समस्या जिस पर अक्सर चर्चा होती है वह यह है कि हमारी व्यवस्था संसाधन उपलब्ध नहीं करवाती और फेल न करने की नीति व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसे जटिल सुधारों के लिए अध्यापकों की क्षमता बढ़ाने पर काम नहीं करती। इस व्यवस्था और इसके प्रशासनिक तबके की यह आलोचना बहुत हद तक सही है। इसके साथ ही प्रतिबद्धता की कमी इसे और कमज़ोर बना देती है। सरल रूप में कहा जाए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना समझे बिना और इससे जुड़ी जटिल शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं पर महारत हासिल किए बिना न तो अध्यापक इसे प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, न ही इस पर निर्भर फेल न करने की नीति को सफल बना सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा बड़ा अंतर्विरोध और भी है, जिस पर या तो शिक्षाविदों व नीति निर्माताओं का अक्सर ध्यान नहीं जाता या वे जल्दी परिणाम प्राप्त करने की ललक में नज़रअंदाज करते हैं। चलिए हम पहले यह समझ लेते हैं कि किसी प्रक्रिया के दौरान परस्पर विरोधी कार्य उसके जटिल इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति को असंभव बना देते हैं। उदाहरण के लिए हम कल्पना करते हैं कि जगन्नाथपुरी रथ को विभिन्न दिशाओं में उनके हजारों भक्तों द्वारा खींचा जाए। इसे एक उदाहरण से समझाया गया है कि हम कल्पना करते हैं कि जगन्नाथपुरी रथ को विभिन्न दिशाओं में उनके हजारों भक्तों द्वारा खींचा जाए। इन भक्तों का विश्वास व आस्था कितनी भी सुदृढ़ क्यों ना हो, उनकी भुजाएं कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी भारी रथ को खींचने के काम में आने वाली भौतिक शक्ति कितनी भी क्यों ना, यदि हजारों लोगों द्वारा लगाई गई ताकत एक निश्चित दिशा में न लगे तो रथ डगमगाएगा, वह टूटकर बिखर भी सकता है, लेकिन वह उसके पूर्व निर्धारित गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी जगन्नाथपुरी के रथ जैसी ही है, बल्कि यह उससे भी बड़ा पुराना जर्जर और भारी रथ है। तर्कसंगत सामंजस्य तथा
तारतम्यता भले ही हर हाल में सफलता की प्राप्ति को सुनिश्चित न करे, पर बेतरतीबी और अंतर्विरोध तो निश्चित रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को बर्बाद कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, वो बात जो तर्क और सैद्धांतिक स्तर पर खरी नहीं उतरती, वह लागू होने पर सफल हो ही नहीं सकती। जब हम शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में फेल न करने की नीति लागू करने की बात करते हैं, तो हम एक आधारभूत विरोधाभास खड़ा कर रहे होते हैं। इसी कारण से फेल न करने की नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम विद्यालय और इसकी पाठ्यचर्या की पुनर्रचना नहीं करते। लचीलेपन हेतु प्रयास, इसमें अब जिक्र किया गया है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय का कक्षा आधारित ढांचा आवश्यक है। विद्यालयों में कक्षों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, शिक्षण कार्य के घंटे, शिक्षण सहायक सामग्री, खेल सामग्री आदि सभी कुछ इन सभी से जुड़े मापदंड कक्षाओं के आधार पर तय किए गए हैं। यहाँ तक कि इस अधिनियम, जिसकी धारा 2F के तहत आरंभिक शिक्षा को परिभाषित ही कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के रूप में किया गया है। 6 साल से ऊपर की आयु वाले बच्चों को अधिनियम उपखंड 4 के अंतर्गत अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में भर्ती किया जाना है। ऐसे बच्चों को बाकी बच्चों के स्तर तक आने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि कक्षाओं का संबंध सीखने के स्तर से है और किसी कक्षा में दाखिला पाने वाले बच्चों में उस कक्षा के स्तर पर आने के लिए ज़रूरी तैयारी की कमी हो सकती है। धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी विद्यालयों को अपनी कक्षाओं में 25% कमज़ोर तबके के बच्चे भर्ती करने होंगे। कक्षा की संकल्पना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के केंद्र में है और यह इतनी हावी है कि यदि हम अपने आप को कक्षा के विचार से अलग करना चाहें, हालांकि कक्षा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम ठीक से परिभाषित नहीं करता है, तो इस अधिनियम के सारे स्पष्टीकरण निरर्थक व लागू करने योग्य नहीं रह जाएंगे। कक्षा शब्द शिक्षा का अधिकार अधिनियम का केंद्रीय बिंदु है। इसके बावजूद भी अधिनियम में कहीं भी इसका परिभाषा न दिए जाने के कारण किसी को भी यह मान लेना होता है कि कक्षा का तात्पर्य उस कक्षा से है जो आमतौर पर सभी भारतीय विद्यालयों में पाई जाती है। अतः इससे कोई यही निष्कर्ष निकालेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय अनिवार्य रूप से कक्षावार ही गठित किए जाने हैं। पाठ्यचर्या का कक्षावार संयोजन, हमने ऊपर इस बात का उल्लेख किया कि आरंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। ऐसे बच्चे जो कि सीखने के स्तर में बाकी बच्चों के बराबर नहीं हैं, उन्हें आयु अनुरूप कक्षाओं में दाखिला दिलवाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे सीखने के प्रभावी स्तर तक पहुंच सकें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यचर्या की रचना कक्षावार है और यही वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था का सच है। कक्षावार पाठ्य पुस्तकों की रचना, हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्पष्ट रूप से किसी पाठ्य पुस्तक के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके बावजूद चूँकि भारत में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण अलग अलग कक्षाओं व विद्यालयों के लिए किया जाता है और पाठ्यचर्या का ढांचा कक्षावार होता है, अतः यह तय है कि पाठ्य पुस्तकें कक्षावार ही तैयार की जाएंगी। अध्यापक कक्षावार पढ़ाते हैं। सभी भारतीय विद्यालयों में मौजूद परिपाटी से यह गैर परिभाषित कक्षा शब्द इस तरह अपनी परिभाषा प्राप्त करता है: बच्चों का एक ऐसा समूह जिसे किसी खास पाठ्यपुस्तक से एक साथ पढ़ाया जाता है। वो पाठ्यपुस्तक पाठ्यचर्या में किसी खास कक्षा के लिए तय किए गए पाठ्यक्रम या सिलेबस से मेल खाती है। तो इस तरह अध्यापकों द्वारा शिक्षण किया जाता है और विद्यालय का ढांचा अपना आकार ग्रहण करता है। यही वह ढांचा है जो भारत में आरंभिक शिक्षा को परिभाषित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपनी शिक्षण शास्त्रीय सदाशयता के साथ अध्यापकों से कहता है कि बच्चों का दाखिला आयु अनुरूप कक्षा में करवाया जाना चाहिए। ये पहला हो गया कि बच्चों का दाखिला आयु अनुरूप कक्षा में करवाया जाना चाहिए। दूसरा है, कोई भी बच्चा जो कि विद्यालय में दाखिला ले चुका है वह किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। धारा 16 कहती है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम की। तीसरा है, अध्यापकों को हर बच्चे की सीखने की क्षमता को परखना चाहिए व उसके अनुसार यदि किसी को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो वह उसे देनी चाहिए। धारा 24(1)(d। और चौथा है, उन्हें पूरी पाठ्यचर्या तय समय के भीतर पूरी करनी होगी। धारा 21
धारा 24 का 1C, यदि आयु अनुरूप कक्षाओं में दाखिले संबंधित बिंदु को छोड़ भी दिया जाए तब भी हम ये जानते हैं कि कक्षा में 5 से ज़्यादा बच्चे 5 में से आधे से ज़्यादा बच्चे लिखना व पढ़ना नहीं जानते हैं। ओके, मैं एक बार फिर से इसे पढ़ती हूँ। यदि आयु अनुरूप कक्षाओं में दाखिले संबंधित बिंदु को छोड़ भी दिया जाए तब भी हम ये जानते हैं कि कक्षा 5 में आधे से ज़्यादा बच्चे लिखना व पढ़ना नहीं जानते। ACER सेंटर 2015 इसमें ये प्रकाशित हुआ था, ये बात इसमें प्रकाशित हुई थी ASER सेंटर 2015 में कि कक्षा 5 में आधे से ज़्यादा बच्चे लिखना व पढ़ना नहीं जानते और 3/4 बच्चे गणित के सरल भाग वाले प्रश्न हल नहीं कर सकते। ये भी ASER सेंटर 2015 में प्रकाशित हुई है। ऐसी ही परिस्थितियाँ पूरी आरंभिक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त हैं। यदि कोई अध्यापक कक्षा 4 को पढ़ा रहा है तब वह उस कक्षा के सभी बच्चों से कक्षा 4 के लिए निर्धारित की गई पाठ्यपुस्तक में काम करना अपेक्षित है। भले ही वे बच्चे अलग अलग स्तर पर हों, उनमें से कुछ बच्चे तो किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं। एक अध्यापक ऐसी कक्षा का प्रबंधन कैसे करेगा? यदि वो कक्षा 2 के लिए बनी किताबें कुछ बच्चों को देता है और उन्हें उनके स्तर से सिखाने का काम शुरू करता है, तो फिर उनके लिए कक्षा 4 में होने का मतलब क्या हुआ? क्या एक कक्षा में साथ बैठने से सभी बच्चे एक कक्षा के हो जाते हैं? यदि बच्चे कक्षा 4 के सीखने के स्तर को पूरा नहीं कर पाते तब भी वह अध्यापिका उन्हें उस कक्षा में रोक नहीं सकता है, बल्कि उसे इन बच्चों को कक्षा 5 में प्रोन्नत करना ही पड़ेगा, मतलब कक्षा 5 के लिए पास करना होगा। और बच्चे प्रोन्नत किए जाने के बावजूद भी कक्षा 5 के पाठ्यक्रम से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। ऐसे में कक्षा 5 में पढ़ने का क्या अर्थ है? अगली कक्षाओं में ऐसी निरर्थक प्रोन्नति से बच्चों को क्या लाभ होगा? ऐसे में पाठ्यचर्या को एक तय समय में पूरा किए जाने का मतलब इसके अलावा और क्या निकाला जा सकता है कि पाठ्यचर्या अध्यापक द्वारा तय समय पर पूरी कर दी जाए, भले ही बच्चों ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो। इस स्थिति में आरंभिक शिक्षा को पूरा करने का फिर क्या मतलब है? बहुत से शिक्षाविद और शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस परिस्थिति के एक ठोस उपचार के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सुझाते हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि यदि अध्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना को लागू करेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा सीखने में पीछे रह गया है, तब उस बच्चे की समय रहते मदद की जा सकती है। लेकिन यह लोग यह नहीं समझते हैं कि यदि फेल न करने की नीति लागू है तब बच्चों के सीखने के वास्तविक स्तर और उनकी कक्षा के अनुरूप उनसे अपेक्षित स्तर का यह फासला काफ़ी बड़ा हो जाएगा और अध्यापक पहले से बच्चों की यह आवश्यकता जानने के बावजूद भी कुछ बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई और तरीका नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अपेक्षा करता है कि अध्यापक समस्त पाठ्यचर्या तय समय में पूरा करें, परंतु यहाँ यह अधिनियम यह नहीं समझ रहा है कि यह भी सत्य है कि पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, अध्यापक और सीखने वाले बच्चे। पाठ्यचर्या अध्यापक को पूरी नहीं करनी, बल्कि इसे सीखने वाले बच्चों को पूरा करना है। हो सकता है कि सीखने वाला दिए गए तय समय में इसे पूरा करने के लिए सक्षम ना हो, जिसका कारण उसकी तैयारी ना होना है। अतः उसके लिए पाठ्यचर्या को सिर्फ पूरा करने के उद्देश्य से समाप्त करना, अगली कक्षा में प्रोन्नति पाना व आरंभिक शिक्षा को पूरा करना, यह सब शैक्षणिक रूप से महत्वहीन हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान गैर लचीले ढांचे के अंदर फेल न करने की नीति व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर का पाखंड बनकर रह जाते हैं। यदि आप कक्षाओं को सीखने के स्तर से परिभाषित करते हैं और एक कक्षा की पाठ्यचर्या को 1 वर्ष में पूरा किया जाना जरूरी भी है और किसी कक्षा में सीखने के लिए पिछली कक्षा में सिखाई गई क्षमताएं होना आवश्यक है, तो इस स्थिति में फेल न करने की नीति बाल केंद्रित प्रक्रियाओं की आधी अधूरी समझ के नाम पर बच्चों के साथ एक क्रूर व हास्यास्पद मजाक बनकर रह जाती है। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह भी उतना ही सच है कि बच्चों को फेल करना उन्हें सीखने में मदद नहीं करता। कई लोग जो फेल न करने की नीति को वापस लेने की मांग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे यह दावा भी करते हों कि ऐसा करने से बच्चे सीखने ही लगेंगे।
वे सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि किसी बच्चे को आरंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र मिलता है तो उस बच्चे को वह सब कुछ आना चाहिए जो पाठ्यचर्या में अपेक्षित है। जैसे कोई क्लास 1 में है, उसको पास करके आप क्लास 2 में भेज रहे हो तो उसको क्लास 1 की सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं वो। उसके बाद अतः आरंभिक शिक्षा के लोहे जैसे कठोर ढांचे के अंदर फेल न करने की नीति का समावेश करना आरंभिक शिक्षा पूरी करने की परिभाषा को महत्वहीन बना देता है। वैसे परीक्षा प्रणाली की समस्याओं को सीखने में रटने पर जोर, बिना समझे सीखने पर जोर और बच्चों को होने वाले तनाव के रूप में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी पहले पहचाना जा चुका है। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1904 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिंदुस्तानी तालीमी संघ उसमें प्रकाशित हुई थी। ओके। अतः यदि हमें शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है तो वर्तमान में मौजूद परीक्षा प्रणाली व पास फेल करने की व्याख्या को विदाई देनी ही होगी। हमें ऐसे अंतर्द्वंद में डाल देता है कि जिसका वर्तमान पाठ्यचर्या व विद्यालय ढांचे में कोई भी हल नहीं है। परीक्षाओं को निरर्थक बनाना। फेल न करने की नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम में मौजूद एक अंतर्विरोध है, क्योंकि कक्षा शब्द तभी अपनी सार्थकता हासिल कर सकता है जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रगति के बीच अवरोध की कुछ रेखाएं मौजूद हों। यह अवरोध की रेखाएं इस आधार पर खींची गई हैं कि क्या सीखा जाए व किस स्तर तक सीखा जाए। यह विषय वस्तु और उसका स्तर अगले चरण में सफलतापूर्वक शामिल होने के लिए ज़रूरी माना जाता है। इन मान्यताओं के बिना कक्षा का कोई अर्थ नहीं है। इस स्थिति में पास फेल करना तो कक्षा की परिभाषा में ही मौजूद है। कक्षा व पास फेल करने की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है और वे अपना अर्थ एक दूसरे से ग्रहण करती हैं। परिणाम स्वरूप कक्षा आधारित विद्यालय व्यवस्था में फेल न करने की नीति की कल्पना भी करना सैद्धांतिक रूप से निरर्थक है। इसलिए मैं यहाँ परीक्षा व पास फेल करने की प्रक्रिया जैसी सार्थक शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि इससे मुक्ति पाई जा सके। हालांकि उसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय व पाठ्यचर्या का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि परीक्षाएं ली जानी चाहिए या नहीं, अथवा फेल करने की नीति रखनी चाहिए या नहीं, जैसे सवाल ही अर्थहीन हो जाएं। भारत व विश्व में ऐसे कई विद्यालय हैं जिन्होंने इस तरह के संगठनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए विस्तार से काम किया है। मैं नीचे विस्तार से ब्यौरा दूंगा कि पाठ्यचर्या का किस प्रकार का गठन व विद्यालयी ढांचा रटंत आधारित परीक्षाओं व पास फेल करने की व्यवस्था को निरर्थक बना देता है। पर ध्यान रहे कि जो योजना नीचे दी गई है वह इस तरह की योजनाओं का एक उदाहरण है। ऐसे कई वैकल्पिक संगठनात्मक ढांचे हैं जो कि ऐसा ही काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पाठ्यचर्या व शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि हमारे द्वारा चुनी गई पाठ्यचर्या व शिक्षण शास्त्र के आधार पर विद्यालय का ढांचा तय होना चाहिए, न कि इसके उलट। जब विद्यालय व्यवस्था का ढांचा पाठ्यचर्या व संभावित शिक्षण शास्त्र तय करता है तो यह निश्चित है कि वह सबसे पहले प्रबंधकीय व प्रशासकीय बातों पर ही ध्यान देगा। ऐसे में जो तरीका रिकॉर्ड रखने में आसान हो, प्रशासन को उस पर देखरेख करने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा ही तरीका मानक बन जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले पाठ्यचर्या व उसे पढ़ाने का तरीका या शिक्षण शास्त्र निर्धारित करना चाहिए। उसके बाद ही विद्यालय के लिए उपयुक्त ढांचे पर विचार करना चाहिए। दूसरा, पाठ्यचर्या का उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना होना चाहिए। इससे लोकप्रिय भावनाओं, वर्तमान राजनीति और शिक्षा से जुड़े प्रशासकीय अधिकारियों की सहूलियत से प्रेरित होकर नहीं बनाना जाना चाहिए। पाठ्यचर्या ही अवधारणा है कि शिक्षा की वह तय सामग्री इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए ताकि शैक्षिक कर्म या संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विंच 1996। पाठ्यचर्या के निर्धारण में और भी कई ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, परंतु मूलभूत सिद्धांत यह है कि पाठ्यचर्या शिक्षा के लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो। तीसरा, लक्ष्य का गठन देश के ऐतिहासिक विकास, उसकी संस्कृति, देश की राजनीतिक इच्छाओं, सामाजिक परिस्थितियों व मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। NCERT 2005। इस लेख में हमें
शिक्षा के लक्ष्यों को विस्तार से दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दी गई व्याख्या से ले सकते हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छे से अभिव्यक्त किया गया है। इन्हें सार रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है: लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति तार्किक प्रतिबद्धता। दूसरा, विचार व कर्म की स्वतंत्रता। तीसरा, अन्य लोगों के कल्याण व भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। चौथा, सीखने में स्वतंत्रता। पांचवा, समाज में विभिन्न तरीकों से योगदान देने की क्षमता, जिसमें आर्थिक प्रक्रिया भी सम्मिलित है। छठा, सुंदरता व कला के प्रारूपों की सराहना और सौंदर्य बोध का विकास। ये जो 6 बातें लिखी गई थी, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से जो उसमें व्याख्या की गई है उसमें से लिखी गई थी। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। उपरोक्त लक्ष्य काफ़ी सामान्य किस्म के हैं। कोई यह नहीं तय कर सकता कि उसने इस लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। यह लक्ष्य एक दिशा में उपलब्ध करवाते हैं तथा उस दिशा में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए सूचक उपलब्ध करवा सकते हैं। अतः इस रास्ते पर विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हासिल होने वाली उपलब्धियों के मापदंडों को परिभाषित करना संभव है। प्राथमिक शिक्षा के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों की एक हद तक की समझ की उम्मीद की जा सकती है और ये खेल में दूसरों के साथ ईमानदारी बरतने में अभिव्यक्त हो सकती है। इसी प्रकार विचार, कर्म व सीखने की स्वतंत्रता को भी आयु के अनुरूप परिभाषित किया जा सकता है। पाठ्यचर्या उपरोक्त मान्यताओं से निर्देशित होनी चाहिए। दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी पढ़ाया जाना ज़रूरी हो उसे पढ़ाया जाना चाहिए। जाहिर है कि बच्चा किसी आयु में क्या सीख सकता है, उसे समझने के लिए सीखने और विकास से संबंधित मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक अपेक्षाएं यह समझने में मदद करती हैं कि किसी संस्कृति में उपलब्ध सामग्री में से किस सामग्री का चयन किया जाए ताकि वो उस राज्य अथवा जिले के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त, न्यायसंगत और समानतापूर्ण हो। चौथा, अब जब हमने शिक्षा के लक्ष्यों, प्राथमिक व आरंभिक स्तर के अंत में पूरी की जाने वाली पाठ्यचर्या के उद्देश्यों और पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का निर्धारण कर लिया है, तब हमें इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर सकने के लिए ऐसे उपयुक्त शिक्षण शास्त्र के बारे में विचार करना चाहिए जो कि सिखाने के लिए चुनी गई विषय वस्तु और बच्चों की आयु के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ के लिए उपयुक्त शिक्षण शास्त्र वह होगा जो कि ज्ञान की प्रकृति, सीखने की स्वीकृत सिद्धांतों, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों व ऐतिहासिक परंपराओं तथा अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर आधारित होगा। शिक्षण शास्त्र को मूर्त रूप में लागू करना सदा ही सतत रूप से चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया रही है जिसमें वैचारिक बातचीत, समझौते और सामंजस्य बिठाते रहना शामिल होता है। लेकिन इस लेख में मैं इसके एक ही पहलू पर कुछ हद तक काम करूंगा जो कि मेरी नज़र में विद्यालय के ढांचे पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है और भारत देश की वर्तमान परिस्थितियों में इसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। एक उचित शिक्षण शास्त्र के बारे में विचार करते समय चलिए हम ऊपर दिए गए लक्ष्यों में से किसी एक को लेकर बात करते हैं। उदाहरण के लिए, विचार व कर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए सिर्फ भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, संस्कृति इत्यादि का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह लक्ष्य मांग करता है कि हर व्यक्ति इन सब विषयों को समझ के साथ सीखे, क्योंकि अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, तर्कों व तथ्यात्मक सूचनाओं के बीच अंतर संबंधों को समझे बिना विचारों की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करना असंभव है। अतः समझ के साथ सीखना व रटंत विद्या को पूरी तरह से नकारना शिक्षण शास्त्र का एक जरूरी सिद्धांत हो जाता है। यह सिद्धांत बच्चों की शिक्षा में शुरुआत से लेकर अंत तक अपनाया जाना चाहिए। यह सामान्य रूप से स्वीकृत बात है कि बच्चे अपनी तैयारियों तथा नज़रियों में बहुत भिन्नता के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे अपनी तैयारियों और नज़रियों में से बहुत भिन्नता के साथ विद्यालय आते हैं। वयस्कों काम के प्रति उनके नज़रिए, उनकी भाषा विकास की क्षमता तथा उनकी सामान्य रुचियां अलग अलग होती हैं। अतः उनकी सीखने की गति में भी व्यापक भिन्नताएं होना लाजमी है और ये भिन्नताएं अलग अलग विषयों को सीखने और गतिविधियों को करने में भी हो सकती हैं। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे समझ के साथ सीखें, तब सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की रुचि और उसका प्रक्रियाओं में मानसिक रूप से शामिल होना ज़रूरी है। रुचि व मानसिक भागीदारी विकसित की जा सकती है, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता।
अतः बच्चे अपनी क्षमता व रुचि का विकास अलग अलग गति से करेंगे। सभी पर समान गति से सीखने के लिए दबाव डालना, उनकी समझ के साथ सीखने की प्रक्रिया के साथ निश्चित तौर पर समझौता करना होगा और यह उनके लिए सीखने को असंभव भी बना सकता है। यह बात हमें शिक्षण शास्त्र के दूसरे सिद्धांत की ओर ले जा सकती है, और यह वह है कि यदि हम चाहते हैं कि बच्चे समझ के साथ सीखें तो हमें बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने देना होगा। बच्चों के साथ लगातार काम करके उसकी सीखने की गति में सुधार लाया जा सकता है, किंतु इसे थोपा नहीं जा सकता। मन व कर्म की स्वतंत्रता के लिए एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास, गलतियां करने, उनमें से उससे सीखने की स्वतंत्रता, मन की शंकाओं की अभिव्यक्ति और अध्यापक व पाठ्यपुस्तकों की किसी बात से असहमति होने की सूरत में उस असहमति को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखना ज़रूरी है। इज़राइल सेफलर कहते हैं कि अध्यापक को समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए, अर्थात उसे विद्यार्थियों के सवाल करने व तर्क करने के अधिकार और इससे जुड़े स्वयं का निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाए जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस करे व अध्यापक के साथ संबंध, सहयोग तथा प्रोत्साहित करने वाला हो। सीखने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर खोजबीन करना, चर्चाएं करना, असहमति रखना व किसी सहमति पर पहुंचना ज़रूरी होता है। ये तथ्य हमें शिक्षण शास्त्र के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसके अंतर्गत अध्यापक के साथ बच्चों का सहयोग आधारित व प्रोत्साहित करने वाला ऐसा संबंध होना चाहिए जहां प्रश्न पूछने व शंका जाहिर करने को नकारा नहीं जाए बल्कि प्रोत्साहित किया जाए, और इसके साथ ही स्वतंत्र तौर पर वह अपने साथियों के साथ मिलकर खोजबीन करने के मौके दिए जाने चाहिए व चर्चा करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सीखने के संदर्भ में दूसरा स्वीकृत विचार यह भी है कि सीखना मुख्य रूप से नए अनुभव का पहले से मौजूद पुराने अनुभवों के साथ भाषा व अवधारणाओं के जरिए संबंध जोड़ना है। तो समझने का मतलब हुआ अपने खुद के अवधारणात्मक रंग पटल की रोशनी में अर्थ ग्रहण करना और अपने संयोजनों के बारे में जागरूक होना। बच्चे घर और समुदाय से हासिल की गई भाषा और अवधारणाएं लेकर विद्यालय में आते हैं। ये हो सकता है कि उनकी भाषा व अवधारणाएं उतनी परिष्कृत ना हो, और यह भी हो सकता है कि उनकी कुछ अवधारणाएं अनुचित हों, पर यही वो आधारभूत औजार है जिनके ज़रिए बच्चा नई वांछित अवधारणा और अवधारणात्मक ढांचा हासिल करेगा। अतः अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में मानसिक रूप से भागीदारी करे, तो उसकी भाषा व समझ को विद्यालय की सीखने की प्रक्रियाओं को स्वीकार किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चों को समझ के साथ सीखने में मदद करेगी। यह तथ्य हमें शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत पर ले जाता है, जिसके अनुसार विद्यालय में सिखाने की प्रक्रिया बच्चे के स्तर से शुरू होनी चाहिए और उसकी भाषा व समझ को विद्यालय में स्वीकृत किया जाना चाहिए। यही वह कारण है कि जॉन डेवी मानते हैं कि पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिकरण की आवश्यकता है। विद्यालय में हकीकत में काम करने के लिए तो शिक्षण शास्त्र के कई और सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ेगी, परंतु इस उद्देश्य के लिए हमने ऊपर जिन सिद्धांतों की बात की है वे पर्याप्त है। पांचवा, जब बच्चों को अपनी स्वयं की रफ्तार से सीखने की अनुमति मिल जाती है, तब वे स्वाभाविक रूप से पाठ्यचर्या में दिए गए सीखने के विभिन्न स्तरों पर होंगे। इसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ। पांचवा, जब बच्चों को अपनी स्वयं की रफ्तार से सीखने की अनुमति मिल जाती है, तब वे स्वाभाविक रूप से पाठ्यचर्या में दिए गए सीखने के विभिन्न स्तरों पर होंगे। समझ के साथ सीखने की संकल्पना यह मांग करती है कि जब तक किसी एक स्तर में कोई महारत हासिल ना कर ले, वे सीखने के अगले स्तर या अगली अवधारणा तक नहीं जाता। इसके बिना नया कुछ सीखना संभव नहीं है। इसके लिए नई अवधारणा, कौशल, प्रक्रिया, सूचना या सिद्धांत सिखाने से पहले अध्यापक द्वारा बच्चे के सीखने के स्तर का सही रूप से आकलन करना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब आकलन सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अहम भाग बन जाता हो। यदि सतत आकलन शब्दावली का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है, क्योंकि यह हर उस चीज़ का आकलन है जो बच्चा सीख रहा है, और यह व्यापक भी है। अतः जिस शिक्षण शास्त्र का वर्णन ऊपर किया गया है उसके अनुसार काम करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ज़रूरी है।
पर यह शिक्षण शास्त्र से स्वतंत्र नहीं है बल्कि उसी का एक अनिवार्य अंग है। छठा, अब हम उस पाठ्यचर्या की सामग्री का गठन करने की बात करेंगे जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। सीखने की गति की स्वतंत्रता एवं बच्चों के सहर्ष मानसिक जुड़ाव संबंधित पहलू पाठ्यचर्या की सामग्री को एक ठोस, सख्त व समय आधारित सीढ़ी नुमा ढांचे में रखे जाने की अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि इसे एक ऐसे सातत्य के रूप में होना चाहिए जिस पर बच्चे अपनी गति से आगे बढ़ते रह सकें। इस तरह पाठ्यचर्या एवं आधारित विशिष्ट पैकेज के रूप में न रहकर सीखने के एक खुले वक्र का रूप धारण कर लेती है। इसमें लचीले क्रम व मापदंड हो सकते हैं, किंतु विभिन्न बच्चों को ये मापदंड अलग अलग समय अवधियों में पूरे करने की गुंजाइश व सुलभता की अनुमति होनी चाहिए। इसमें मोटे रूप से लचीले मानक परिभाषित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे स्कूल में प्रवेश लेने वाले 6 वर्षीय बालक से 2 वर्ष के अंत में क्या सीखने की अपेक्षाएं होनी चाहिए, या 1 साल स्कूल में रहने के बाद तथा प्राथमिक शिक्षण के अंत में क्या सीखने की अपेक्षाएं होनी चाहिए। वैकल्पिक पाठ्यचर्या का ढांचा। यह मापदंड सिर्फ बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का आकलन करने और उसकी अतिरिक्त मदद करने के लिए होने चाहिए, या कुछ छूट गया हो तो उसे नज़र में लाने के लिए होने चाहिए। इनका इस्तेमाल बच्चों को पास या फेल घोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई कठोर व सार्वभौमिक तौर से परिभाषित समय सीमा नहीं है। तो इस स्थिति में छात्रों के फेल होने का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वह यह कार्य पूरा करने के लिए महज कुछ और समय ले रहा है, ऐसा माना जाना चाहिए। चित्र 1 सीढ़ी नुमा पाठ्यचर्या बताया गया है इसमें कि पाठ्यचर्या को एक सीढ़ी के रूप में दर्शाया गया है। यह निरंतर बढ़ते क्रम में नहीं है, बल्कि यह असतत है। यहाँ प्रोन्नति का मौका केवल वर्ष में एक बार प्राप्त होगा। चित्र में लंबवत अक्ष पर कक्षाएं दर्शाई गई हैं तथा क्षैतिज अक्ष पर यह दर्शाया गया है कि स्कूल में कितने वर्ष अध्ययन किया गया। चित्र 2 में पाठ्यचर्या को सातत्य के अनुसार दर्शाया गया है। इसका विभाजन वर्षों या कक्षाओं के अनुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार की योजना में बच्चा एक सतत प्रक्रिया के तहत सीखता है। शिक्षा के आरंभ तथा प्राथमिक शिक्षा पूरी होने को लंबवत अक्ष पर दर्शाया गया है, जबकि क्षैतिज अक्ष पर कितने वर्ष स्कूल में बिताए या कितने वर्ष पढ़ाई की यह दर्शाया गया है। अब हम यदि शिक्षा की इस पद्धति एवं शिक्षण शास्त्र को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर समय समय पर सामान्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं महसूस होती, क्योंकि पाठ्यचर्या का गठन कक्षा अनुसार नहीं किया गया है, जिस कारण पास फेल की धारणा कोई मायने ही नहीं रखती। बच्चों को किसी कक्षा में रोकने या न रोकने का सवाल ही नहीं उठता। विद्यालय में कक्षा अनुसार व्यवस्था का त्याग कर देने से बच्चे की प्रोन्नति या उसको रोकना अर्थहीन हो जाता है। प्रोन्नति कुछ भी नहीं बल्कि सतत आगे की तरफ बढ़ना है, जो कि बच्चे की स्वयं की उपलब्धि है। अब केवल एक ही आवश्यकता बच जाती है कि 5 वर्षों के समापन पर, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर तथा 8 वर्ष पूरे होने पर, आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से कुछ मापदंड रेखांकित होने की आवश्यकता है। बच्चों को उपलब्धि का प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा जब वे इन मापदंडों पर खरे उतरे या वे मापदंड पूर्ण करते हों। यहाँ इस बात पर गौर कर लें कि एक ऐसा प्रमाण पत्र जो कि एक निर्धारित स्तर के सीखने की गारंटी नहीं ले सकता, वह एक निरर्थक कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्रों को सिर्फ बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार जारी न करें। इसलिए विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्रों को सिर्फ बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार जारी करें, ना कि इस आधार पर कि बच्चों ने विद्यालय में कितने वर्ष बिताए हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि पास फेल की व्यवस्था को पिछले दरवाजे से वापस लाया जाए। पहली बात तो मापदंडों की पूर्ति को पतली रेखा की बजाय एक गलियारे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे, क्योंकि पाठ्यचर्या का ढांचा सीखने के एक वक्र के रूप में है तथा शिक्षण शास्त्र सक्रियता पर जोर देता है, अतः बच्चे को इसके लिए तैयार किया जाता है और ज़रूरत होने पर वह बिना किसी लांछन व तनाव के अधिक समय ले सकता है। 1 वर्ष के पैकेज में यह अतिरिक्त समय नहीं है। यह समय कितना भी हो सकता है, पर अमूमन साल भर से काफ़ी कम ही होता है।
विद्यालय का ढांचा, विद्यालयों का कक्षानुसार बना ढांचा इस तरह की पाठ्यचर्या योजनाओं व शिक्षण शास्त्र को सुव्यवस्थित रूप में नहीं चलने देता। यही इसकी वास्तविक समस्या है। उपरोक्त योजना एक वैकल्पिक सोच व समझ के विद्यालय की मांग करती है, जिसके कार्य करने का तरीका भी अलग हो। इसलिए सही मायने में एक ऐसे विद्यालय के ढांचे के स्वरूप की आवश्यकता है जो न केवल इसी तरह की योजना को चलने दे, अपितु इस तरह की स्कीम को चलाने के लिए सुविधापूर्ण वातावरण भी दें। इसमें जो चित्र बना है उसमें लिखा है पाठ्यचर्या के किसी विषय जैसे कि भाषा में किसी तय समय पर सीखने वाले बच्चों के किसी खास समूह की प्रगति। सबसे अधिक विद्यालयों में जिस बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है वह है विद्यालयों के कक्षानुसार ढांचे की कल्पना को त्यागना। जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कक्षा की परिकल्पना एक ऐसी विभाजित पाठ्यचर्या के बिना करना मुश्किल है जिसे एक तय समय में पूरा करने की अनिवार्यता हो। एक बार इस तथ्य को स्वीकृति मिल जाए कि शिक्षा शब्द का प्रयोग करने के लिए सीखना सुनिश्चित करना ज़रूरी है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि यदि उस निर्धारित अवधि में निश्चित किए गए स्तर तक सीखना पूरा न हो सका हो तो हम इस बात की तरफ इशारा कर पाएँ। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कक्षा की परिकल्पना का तो वैसे ही खंडन हो जाता है। इसलिए बच्चे को अगली कक्षा में जाने से रोकना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के ढांचे में बच्चे को न रोकना अथवा अपने आप ऊपर की कक्षा में प्रोन्नत करना स्कूल की संरचना को अप्रभावी बना देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों को इस पर न तो लागू किया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। परिणामतः जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि पूरा ढांचा एक असंगतिपूर्ण ढकोसला या तमाशा बनकर रह जाता है। एक ऐसा बेहतरीन विचार जिसे ठीक से लागू किया जा सकता है और जो कक्षा आधारित व्यवस्था की जगह ले सकता है वह है विद्यार्थियों का लंबवत समूह यानी वर्टिकल ग्रुप ऑफ लर्नर्स, VGL। लंबवत का अर्थ यहाँ एक ऐसा मिश्रित आयु वर्ग या विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के समूहों से है। जैसे भाषा सीखने के स्तर के उदाहरण से अगर समझे तो 6 से 9 वर्ष के बच्चों का एक ही समूह में होना और उनमें से कुछ बच्चों को पढ़ने के आरंभिक स्तर पर होना, जबकि कुछ बच्चों का ऐसे स्तर पर होना जहाँ वे आसानी से लिखना व पढ़ना जानते हों। इस संकल्पना को गहराई से समझने के लिए हमें मल्टीग्रेड शिक्षण की संकल्पना से इसका अंतर स्पष्ट करना होगा, जो कि भारतीय शैक्षिक विमर्श में एक और अव्यवहारिक अवधारणा है। मल्टीग्रेड शिक्षण में बच्चों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनकी पाठ्यचर्या भी वर्गानुसार निर्धारित की जाती है। यहाँ मल्टीग्रेड शिक्षण में बच्चों को विभिन्न ग्रेड्स की बात की जा रही है कि उन्हें ग्रेड्स में विभाजित कर उनकी पाठ्यचर्या भी वर्गानुसार निर्धारित की जाती है तथा विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक शिक्षक के साथ एक ही कमरे में बिठा दिया जाता है। यह शिक्षक फिर अपना समय उन सब वर्गों के बीच बांटते हुए बिताता है। अधिक से अधिक वह उन्हें ऐसी किसी गतिविधि में सम्मिलित करता है जो कि इस धारणा से की जाती है कि इससे सभी वर्गों के बच्चों को सीखने का यथोचित मौका मिले। लेकिन इस बात में काफ़ी संशय है कि यह धारणा कहाँ तक सही है। जब पाठ्यचर्या को एक वक्र के रूप में संयोजित किया जाता है तब किसी भी प्रकार के वर्गों का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्यार्थियों के लंबवत समूह के बच्चे बेशक अलग अलग स्तरों पर होते हैं, किंतु वे अलग अलग वर्गों में नहीं होते। इस व्यवस्था में वर्ग या ग्रेड को तो परिभाषित भी नहीं किया जाता। इसके बाद एक चित्र है विद्यालय में 5वें वर्ष की शुरुआत में किसी बच्चे के सीखने के स्तर, और ये टॉपिक वाइज दिया गया है यह चित्र। भारत में शैक्षिक विमर्श में 2 और संकल्पनाओं का बड़े भ्रामक तरीके से प्रयोग किया जाता है। वे हैं सीखने का स्तर या सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता बच्चे के एक वांछनीय निश्चित विषय वस्तु को आत्मसात करने के कौशल से संबंध रखती है, जबकि सीखने का स्तर इस ओर इंगित करता है कि पदानुक्रमित तरीके से संयोजित की गई सीखने की विषय वस्तु में बच्चे ने कितनी प्रगति की है। कई कारणों से इस व्यवस्था में ऐसा हो सकता है कि सीखने की उच्च क्षमता वाला बच्चा सीखने के वक्र पर निचले स्तर पर हो तथा सीखने की कम क्षमता वाला बच्चा वक्र पर ऊपरी स्तर पर हो। विद्यार्थियों के लंबवत समूह में हम बच्चों की सीखने की क्षमताओं की बात नहीं कर रहे, अपितु उनके सीखने के स्तरों की बात कर रहे हैं। फिर से सुनिए, विद्यार्थियों के लंबवत समूह में हम बच्चों की सीखने की क्षमताओं की बात नहीं कर रहे, अपितु उनके सीखने के स्तरों की बात कर रहे हैं।
कक्षा क्षैतिज रूप से पूरे विद्यालय में व्याप्त है, जबकि विद्यार्थियों का लंबवत समूह सीखने वाले बच्चों का ऐसा समुच्चय है जिसे किसी एक शिक्षक के सुपुर्द किया जाता है और जो कमरा व सीखने की साधन सामग्री पर परस्पर साझा कर रहा होता है। इस तरह विद्यार्थियों का लंबवत समूह किसी भी स्कूल के समुचित ढंग से संचालित होने की योजना की एक इकाई बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थियों के एक लंबवत समूह में 30 विद्यार्थी हैं, तो वे सभी सीखने के अलग अलग स्तरों पर हो सकते हैं, जैसा कि चित्र 3 में दर्शाया गया है। बच्चों की आयु विद्यार्थियों के लंबवत समूह में 6 से 9 वर्ष तक हो सकती है। उनके स्कूल में पढ़ने का कार्यकाल 1 वर्ष से 4-5 वर्ष हो सकता है और इस कारण स्वाभाविक रूप से वे सभी सीखने के विभिन्न स्तरों पर होंगे। जाहिर है कि विद्यार्थियों के एक ही लंबवत समूह में छोटे छोटे उपसमूह हो, जिनमें विद्यार्थी कमोबेश एक जैसे सीखने के स्तर पर हों, बराबरी की आयु के हों तथा स्कूल में उनका कार्यकाल भी समान हो। दूसरी तरफ विद्यार्थियों के उसी समूह में ऐसे बच्चे भी हों जो कि किसी खास बच्चे से सीखने में आगे हों। इस तरह से एक ऐसी रचनाशील स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ अपने से छोटे बच्चों की मदद की जा सकती है, वह अपने से बड़ों की मदद ले पाना संभव हो सकता है। यह व्यवस्था परिवार या पास पड़ोस के खेल समूहों का ही एक और रूप होती है, जहाँ छोटों की देखभाल करने की जिम्मेदारी निभाना सीखने की, सहयोग करना सीखने की, एक दूसरे की सहायता करना सीखने की तथा दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना सीखने की स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। मैं इसे एक बार फिर से पढ़ती हूँ। यह व्यवस्था परिवार या पास पड़ोस के खेल समूहों का ही एक और रूप होती है, जहाँ छोटों की देखभाल करने की जिम्मेदारी निभाना सीखने की, सहयोग करना सीखने की, एक दूसरे को सहायता करना सीखने की तथा दूसरों के प्रति संवेदनशील बनना सीखने की स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। ये सब लाभ अकादमिक स्तर पर हो रहे सीखने के अलावा हैं। विद्यार्थियों के लंबवत समूह में बच्चों के लिए न केवल विभिन्न स्तरों पर रखते हुए सीखने की संभावना होती है, बल्कि एक बच्चे के लिए स्कूल के विभिन्न विषयों में अलग अलग स्तरों पर रह सकना भी संभव होता है, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। चित्र में जिस बच्चे का सीखने का स्तर दिखाया गया है, वह बच्चा निर्धारित पाठ्यचर्या में अलग अलग स्तरों पर है। उसके इस तरह से अलग अलग स्तरों पर होने से कुछ भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, जब तक कि 5 साल की अवधि के अंत में वो मोटे रूप में प्रत्येक विषय में जो उपलब्धि अपेक्षित है उस तक पहुंच जाए, जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया है। ओके, चित्र 4 और चित्र 5 का मैं एक बार कंपैरिजन करके आपको समझा देती हूँ। इसमें चित्र 4 में क्या किया गया है कि बताया गया कि विद्यालय में 5वें वर्ष की शुरुआत में किसी बच्चे के सीखने का स्तर, तो उसके अलग अलग सब्जेक्ट में क्या ग्रोथ है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में वो अच्छे मार्क्स ला रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, तो इस तरह से इसमें ग्राफ को समझाया गया है। तो इसमें क्या है कि ग्राफ जो बना है वो हर सब्जेक्ट का बहुत ऊपर नीचे है, समान नहीं है, लेकिन वही अंत तक क्या होगा कि अंत तक बच्चा सभी विषय में लगभग बराबर की स्थिति में आ गया है। जैसे जब विद्यालय में 6वें वर्ष की शुरुआत में किसी बच्चे के सीखने का स्तर, तो 5 से 6ठी में उसके अंदर जो ग्रोथ हुआ है वही इस ग्राफ में समझाया गया था। ठीक है, मैं अब आगे पढ़ती हूँ। जब तक न्यूनतम मानक हासिल किए जा रहे हों, तब तक अलग अलग विषयों में उपलब्धियाँ भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। चूँकि विद्यालय विद्यार्थियों के लंबवत समूह पद्धति पर आधारित है, अतः यदि बच्चा किसी विषय में उच्च प्राथमिक स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है, तो भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वह 8वें साल तक, जो कि आरंभिक शिक्षा का आखिरी साल भी है, अपनी जगह व गति के हिसाब से सीखना जारी रख सकता है। विद्यार्थियों के विभिन्न लंबवत समूहों में जिन बच्चों ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनकी समग्र प्रगति चित्र 6 में दर्शाई स्थिति जैसी हो सकती है। एक बार चित्र 6 में पढ़ती हूँ, क्या लिखा है इसमें। विद्यालय में 5 वर्ष पूरे कर लेने वाले सभी बच्चों की पाठ्यचर्या के किसी खास विषय, जैसे कि गणित में प्रगति। देखो, ये ग्राफ में क्या है ना कि सारे बच्चों का बहुत ऊपर नीचे दिखाया गया है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है। इंटरेस्ट भी तो होता है मैथ्स में। क्या है कि अगर हमारी इंटरेस्ट है, हमें अच्छा लगता है मैथ्स सॉल्व करना, तो हो सकता है मेरे मार्क्स ज़्यादा हो सकता है किसी बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी ना पसंद हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका ग्राफ नीचे होगा। तो वो इसमें कंपैरिजन करके समझाया गया है।
चित्र 6 में संख्या 5, 13, 25 एवं 30 में जो बच्चे दर्शाए गए हैं वे सीखने के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह स्कूल की नीति तथा अपेक्षित स्तर और प्राप्त स्तर के अंतर पर निर्भर करता है कि ये बच्चे अभी उच्च प्राथमिक स्तर पर जाए या फिर हो सकता है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त समय प्राथमिक स्तर पर लगाना पड़े। चूँकि इस व्यवस्था में अगली कक्षा में प्रोन्नत होने की कोई संकल्पना नहीं है, अतः ये बच्चे जैसे ही अपेक्षित मैं फिर से पढ़ देती हूँ यहाँ से। चूँकि इस व्यवस्था में अगली कक्षा में प्रोन्नत होने की कोई संकल्पना नहीं है, अतः ये बच्चे जैसे ही अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लेंगे बिना किसी शैक्षिक सत्र की परवाह किए उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। बच्चों का स्वयं का शिक्षा से जुड़ाव 5 सालों तक परीक्षा के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और इसके साथ साथ उनकी समझ, यह सब मिलाकर बच्चों में स्कूल व सीखने के प्रति एक ऐसा नज़रिया विकसित करेंगे जिसमें असफल होने व लांछन लगने का भाव नहीं होगा। लेकिन यदि इसी तरह की स्थिति बच्चे के 14 वर्ष के हो जाने पर या 8 वर्ष स्कूल में बिताए जाने पर भी उत्पन्न होती है तो उसका हल अलग ढंग से खोजने की आवश्यकता है। जिस बच्चे ने आरंभिक शिक्षा में सीखने का अपेक्षित स्तर प्राप्त न किया हो तो ऐसे बच्चे को कक्षा 9 में प्रवेश देना ना तो बच्चे के स्वयं के हित में है, ना यह समाज के हित में है। कक्षा 9 में प्रवेश वर्ष में एक बार एक निश्चित अवधि में होता है जो कि अमूमन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में होता है। ऐसे में बच्चों को एक अतिरिक्त साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि ऊपर जिस पद्धति का वर्णन किया गया है उसमें स्कूल का वातावरण तथा शिक्षण पद्धति दोनों ही बातें बच्चे को इस तरह की रुकावट के लिए बौद्धिक व भावनात्मक रूप से तैयार करती हैं तथा इसके लिए भी तैयार करती हैं कि वह इसे अपनी प्रगति में एक अस्थायी रुकावट की तरह ले। इस तरह की व्यवस्था पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र तथा विद्यालय का ढांचा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के साथ न केवल मेल खाती हुई होगी बल्कि आरंभिक शिक्षा के लिए भी अनिवार्य साबित होगी। ऐसी व्यवस्था का सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बिना क्रियान्वयन संभव नहीं होगा तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के कारण अब उसका अतिरिक्त बोझ भी महसूस नहीं होगा। बच्चे को अगली कक्षा में जाने से रोकने या नहीं रोकने का तो इस व्यवस्था में सवाल ही नहीं उठता। अतः अब शिक्षा व सीखने की प्रक्रिया पर इस तरह रटकर परीक्षा देने का दबाव व उसके कारण अभिभावकों बच्चों पर पड़ता बोझ नहीं होने से वे बोझ मुक्त हो जाएंगे। इससे समाज की शिक्षा एवं सीखने की कल्पना में व्यापक विस्तार होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर प्रभाव। इनका शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा तथा बड़ी मात्रा में अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इस लेख के आरंभ में दिए गए कुछ उदाहरणों को लेकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन नियमों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। सुधार की प्रक्रिया में पहला कदम होगा आरंभिक शिक्षा को सीखने के मापकों द्वारा परिभाषित किया जाएगा, ना कि बच्चे की आयु या फिर उसके द्वारा स्कूल या कक्षा में बिताए गए वर्षों से। हालांकि अभी भी यह कहना संभव है कि सीखने की तय मात्रा को आमतौर पर 14 वर्ष की आयु तक या 8 साल विद्यालय में बिताने पर पूरा हो जाना चाहिए, किंतु परिभाषा को हासिल किए जाने वाले मानकों के संदर्भ में निर्धारित होना होगा। पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा वाली वर्तमान परिभाषा को बदलकर ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा सीखने के उन मानकों हासिल किया जा सके जिन्हें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF द्वारा ऐसी शिक्षा के लिए परिभाषित किया जा सकता है। आगे यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इसे सामान्य तौर पर पढ़ाई के आरंभिक 8 वर्षों में या 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पूरा हो जाना चाहिए। भौतिक ढांचा, शिक्षक छात्र अनुपात, सीखने सिखाने तथा खेलों के साधन आदि संबंधी नियम निर्धारित करते समय छात्र छात्राओं की संख्या व विद्यार्थियों के कितने लंबवत समूह हैं इसको ध्यान में रखना होगा। सीखने के लिए तय किए गए मानकों के आधार पर आरंभिक शिक्षा को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। बालक बालिका की आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश तथा स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण आदि संबंधी नियम नई व्यवस्था में बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में अब इन सब बातों का ध्यान स्वतः ही रख लिया जाएगा।
शिक्षक पूरा पाठ्यक्रम एक तय समय अवधि में ही पूरा करें, ऐसी अपेक्षाओं की आवश्यकता व्यर्थ तथा अनावश्यक हो जाएगी। तथा दूसरे प्रस्तावित प्रतिबंध जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि बच्चे एक तय अवधि में सीखने के वांछनीय स्तर को प्राप्त कर लें, निरर्थक हो जाएगा। अब शिक्षा का केंद्र पाठ्यचर्या पूरा करने से हटकर बच्चों की सीखने की क्या उपलब्धियां रही इस पर रहेगा। स्कूल में भर्ती होने वाले किसी भी बच्चे को अगली कक्षा में जाने से रोका नहीं जाएगा तथा शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का आकलन करना चाहिए। यदि ज़रूरत हो उसी अनुसार अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। जैसे नियम अब व्यर्थ साबित होंगे, क्योंकि अब तो यही एक तरीका होगा कि जिसके आधार पर पूरी शिक्षा, पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र तथा स्कूली व्यवस्था का गठन होगा। ये सब मौजूदा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रस्तावित योजना को लागू करने के लिए किए जाने वाले जरूरी बदलावों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ एक उदाहरण हैं। यहाँ यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि संसद में प्रस्तावित इस योजना को लागू करने के लिए काफ़ी मात्रा में सूक्ष्म स्तर पर सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। संभवतः सुझाई गई इस योजना के बारे में सोचने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आरंभिक शिक्षा की कल्पना में और भी कई फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ सकती है और इन बदलावों का समावेश अधिनियम में करना पड़ सकता है। निष्कर्ष: वर्तमान विद्यालय ढांचे, उसकी पाठ्यचर्या तथा कक्षा की गतिविधियों के संदर्भ में सतत व समग्र मूल्यांकन तथा फेल न करने की नीति पर समय समय पर चलने वाली बहसें बेकार प्रतीत होते हैं, भले ही दोनों पक्ष अपनी बात पर कितना भी दम भरते हों। आरंभिक शिक्षा का कक्षा अनुसार विभाजन सतत व समग्र मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करने देता और यह बस एक ढकोसला बनकर रह जाता है। फेल न करने की नीति भी एक अंतर्विरोध दर्शाती है, क्योंकि इसमें बच्चे का अपने आप ऊपर के स्तर पर प्रोन्नत हो जाना कक्षा की संकल्पना को नकारता तो है, पर इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यदि कक्षा की संकल्पना को नकारा जाता है तो सीखने के एक वैकल्पिक सूचक की आवश्यकता निकल कर आएगी। वर्तमान रूप में कक्षा की संकल्पना का छुपे हुए रूप में विरोध होने के कारण यह आवश्यकता उभर कर नहीं आ पाती। इसी कारण सीखने के वैकल्पिक सूचक का गठन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप इस तरह का आरंभिक शिक्षण कितने वर्ष स्कूल में बिताए हैं के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरी तरफ परीक्षा तंत्र है जो कि भारतीय शिक्षण पद्धति पर पूरा दबाव डाले हुए हैं और वही छात्रों का अगली कक्षा में प्रोन्नति पाना या ना पाना तय करता है। यह छात्रों को सीखने में मदद नहीं करने वाली एक नुकसानदायक परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। यह शिक्षण शास्त्र, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों आदि में बदलाव लाने के सारे प्रयासों पर पानी फेर देता है। इसलिए किसी भी बदलाव के प्रयास में कामयाबी हासिल करने के लिए सर्वप्रथम परीक्षा तंत्र और छात्रों को अगली कक्षा में जाने से रोकने की व्यवस्था को त्यागना होगा। जैसे कि पहले ही चर्चा की गई है, यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक बहुत बड़े स्तर पर पाठ्यचर्या की व्यवस्था, शिक्षण शास्त्र तथा स्कूलों के ढांचे एवं कार्यप्रणाली को पुनर्कल्पित न किया जाए। इसी तरह की पुनर्कल्पना की जड़ में अपनी रफ्तार से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना व कक्षा की संकल्पना को त्यागना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के इस सीखने के स्तरों को कक्षाओं में विभाजित करके न देखना, बल्कि अंत में छात्र की सीखने में क्या उपलब्धि रही के रूप में देखना शामिल होगा। इस तरह की व्यवस्था में विद्यालय को विद्यार्थियों के लंबवत समूहों का प्रयोग करना चाहिए। जब तक हिम्मत करके स्कूलों के कक्षा के आधार पर किए गए विभाजन को तोड़ नहीं देते, जब तक हम हिम्मत करके स्कूलों के कक्षा के आधार पर किए गए विभाजन को तोड़ नहीं देते, तब तक परीक्षाओं, प्रशिक्षण व शिक्षण शास्त्रों के सुधारों में नाकाम होते रहेंगे। भाषांतर एकलव्य नंदवाना। ओके, लेखक का परिचय जान लेते हैं। हमारे जो लेखक हैं वो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व एकेडमिक विकास के निदेशक हैं और दिगंतर जयपुर के संस्थापक सदस्य एवं एकेडमिक सलाहकार हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस रीडिंग से जो भी आपके रिफ्लेक्शन है, जो भी आपको समझ में आया है, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।